Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I am also fine. So let's start today's topic, that is formulation of budget. बेसिकली इससे पिछले जो वीडियो लेक्चर में हमने फाइनेंशियल एडमिशन जो कि चैप्टर 8 का हमने बजट के बारे में देखा, बजट के फॉर्म्स देखे, उसके सिग्निफिकेंस देखे, मीनिंग देखे, इम्पोर्टेंस देखे। अब हम आज के जो इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली बजट कैसे बनाया जाता है उसके फार्मूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि बजट कैसे बनाया जाता है, कौन-कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं बजट बनाने में, उनका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सब एक-एक करके डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूलेशन ऑफ बजट मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ द बजट एस्टिमेट्स, that is preparing the estimates of expenditures and receipts of the government of India in respect of each financial years. The financial year in India is from 1st April to 31st March. देखिए बजट का पहले बजट में बनाया क्या जाता है। बेसिकली बजट क्या है, बेसिकली एक स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करेगा फाइनेंशियल प्लान फॉर फाइनेंस जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए, मतलब कि एक साल के लिए पूरा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक गवर्नमेंट का सारा जो प्लान होगा उसका एस्टिमेशन उसमें कंटेन होगा। मतलब कि एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में बेसिकली उसको डिटेल में लिखा जाएगा। उसमें क्या होगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या होगा गवर्नमेंट का उस साल, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मतलब कि स्पेंडिंग खर्च कितना होगा, और एस्टिमेटेड रिवेन्यू मतलब कि रिवेन्यू कितना होगा, इनकम कितना होगा गवर्नमेंट का एक साल में उसमें। तो उसमें सब कुछ एक हिसाब से लिखा जाएगा। तो वही हमारा क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ बजट है। वो कैसे एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी एजेंसियां एस्टिमेशन में इन्वॉल्व होती हैं, सब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो उससे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बजट को लेके। पहले फॉर्मुलेशन ऑफ बजट और बजट को लेके देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टली बजट कहीं मेंशन नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो कि आर्टिकल 112 112 में मेंशन है। किसके बारे में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, और जिसको हम जानते हैं हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बजट है। सी द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर टू द बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर देखिए एमसीक्यू बन रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली बजट कहीं मेंशन है, तो डायरेक्टली बजट मेंशन नहीं है, बट बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम दिया गया है, जो कि आर्टिकल 112 में मेंशन है। इन अदर वर्ड, द टर्म बजट हैज नाउ एवर बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. It is popular name for the annual financial statement that has been dealt with the article 112 of the constitution. देखिए इसमें बताया गया कि जो बजट टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज नहीं है, बट इसको एक पॉपुलर नाम से यूज किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 में डील होता है। सी इन एडिशन टू द एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, द बजट कंटेन्स सर्टेन अदर एलिमेंट्स। ओवरऑल द बजट कंटेन्स द फॉलोइंग। अब देखिए अभी बेसिकली हम बोलते हैं कि जो बजट होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन किसका, एक्सपेंडिचर का और रिवेन्यू का होता है। तो बताया गया कि इसके सिवा भी बजट में बहुत कुछ क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं। उसको एक करके देखिएगा, यहाँ पे देखिए लिस्ट दिया गया है क्या क्या और होता है। एस्टिमेट्स ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल का देखिए, और रिवेन्यू और कैपिटल सब कुछ हम आप लोग को एक एक करके डिटेल में समझाए हुए हैं। वेज एंड मीन्स टू रेज द रिवेन्यू, और देखिए उसमें क्या होगा, तरीका भी होगा। वेज देखिए यहाँ पे वेज मतलब मेथड्स, एंड मीन्स टू रेज द रिवेन्यू, को रेज कैसे किया जाए सब कुछ उसमें होगा। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजंस फॉर एनी डेफिसिट और सरप्लस इन दैट ईयर। और देखिए जो हमारा क्लोजिंग ईयर हो रहा है, जिस फाइनेंशियल ईयर का क्लोज हो रहा है, मतलब पिछला वाला, उसमें सारा जो हमारा एस्टिमेट रिवेन्यू होगा, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर होगा, उसका सब हिसाब देना होगा, ब्यौरा। और अगर कहीं भी बजट डेफिसिट हुआ है या तो सरप्लस हुआ है, वो क्यों हुआ है, उसका सब कुछ रीजन देना होगा, उसमें होगा, डिटेल होगा बजट में। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर्स, दैट इज टैक्सेशन प्रपोजल, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिवेन्यू, स्पेंडिंग प्रोग्राम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट। अब देखिए जो टैक्स प्लान होता है, प्रपोज रिवेन्यूज होते हैं, न्यू स्कीम्स होते हैं, स्पेंडिंग और जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, सब कुछ उस बजट में रहेगा।
अभी तक देखिए हमने पढ़ा था कि सिंगल बजट एंड प्लूरल बजट। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि सिंगल बजट कहाँ कहाँ पे है और प्लूरल बजट कहाँ पे है। और हमने देखा था कि इंडिया में क्या है, दो बजट बताए थे हमने, एक जनरल बजट एक रेलवे बजट। बट अब देखिए क्या हुआ है कि सिपरेशन ऑफ रेलवे बजट कब सिपरेट हुआ है जनरल बजट से, उसके बारे में देख पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए हमारा जो जनरल बजट है, एक तो जनरल बजट होगा जो कि ओवरऑल गवर्नमेंट का होगा, उसमें बहुत सब मिनिस्ट्रीज रहेंगी। बट एक होगा सेपरेटली होगा रेलवे बजट। रेलवे बजट में ओनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का बजट होगा। उसमें मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रिवेन्यूज और सारा जो प्लान प्रोजेक्ट रहेगा उसको क्या करेगा, प्रपोज्ड करेगा। और अदर देन रेलवे मिनिस्ट्रीज, सारे मिनिस्ट्रीज का जो भी गवर्नमेंट का ब्यौरा होगा, बजट का एस्टिमेशन होगा, वो जनरल बजट में होगा। सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू बजट, नेमली रेलवे बजट एंड जनरल बजट, while the farmer means railway budget. Estimation of the receipt and expenditure of only the Ministry of Railway. The latter it consists of the estimate of receipt and expenditure of the all ministry of the government of India except railway. See, the railway budget was separated from the general budget in 1921. बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट है, राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया हुआ एक एमसीक्यू है कि रेलवे बजट जनरल बजट से अलग कब हुआ था। तो देखिए 1921 में रेलवे बजट हमारा जनरल बजट से अलग हुआ था। सी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमिटी, और ये भी पूछा गया किस कमिटी के रिकमेंडेशन हुआ था, तो राइट आंसर शुड बी एकवर्थ कमिटी के रिकमेंडेशन पे 1921 में जनरल बजट सेपरेटेड फ्रॉम द रेलवे बजट सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट। सी द रीजन, आप देखिए रीजन क्या था, एकवर्थ कमिटी ने ऐसा क्या क्लॉज बताए, ऐसा क्या सजेशन दिए कि किस रीजन से हमें अलग करना चाहिए रेलवे बजट को, तो उसका रीजन देखते हैं। सी द रीजन और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेपरेशन आर एज फॉलो। यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्टिव दिया है ये बहुत पूछा हुआ है, एमसीक्यू पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। आई थिंक दिसंबर 25 में इससे पर्पस से क्वेश्चन आया था, या जून 25 या दिसंबर 25 में किसी एक में देखिए ए पर्पस से क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे बजट को मतलब अलग करने का क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या रीजन थे। सी टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस। अब देखिए अब ओनली हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का बात कर रहे हैं, किसमें, रेलवे बजट में। तो इससे क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। कहीं देखिए अब सेपरेटली काम हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सारा बजट एस्टिमेशन एक्सपेंडिचर सब कुछ सेपरेट बनाया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी रेलवे फाइनेंस में, मतलब कि रेलवे का जो फंडिंग होगा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। टू फैसिलिटेट अ बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी। और देखिए जो रेलवे की पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, उसमें क्या होगा, एक बिजनेस अप्रोच होगा, बिजनेस लाइक अप्रोच होगा। टू सिक्योर स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग एन एश्योर्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रेलवे रेवेन्यू। अब देखिए जो हमारा रेलवे से रेवेन्यूज होगा उससे क्या होगा, एक जनरल रेवेन्यू में क्या होगी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी, क्योंकि अब रेलवे रेवेन्यू जनरल रेवेन्यू में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उससे क्या होगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी। टू इनेबल द रेलवेज टू कीप दियर प्रॉफिट फॉर दियर ओन डेवलपमेंट आफ्टर पेइंग ए फिक्स्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द जनरल रेवेन्यू। अब देखिए आप बोलोगे कि जो रेलवेज की प्रॉफिट्स वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि रेवेन्यू जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, जनरल रेवेन्यू में, जनरल कंट्रीब्यूशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फंड में कर रहे हैं। नहीं, सारा नहीं करेगा, कुछ क्या करेगा, आफ्टर पेइंग ए फिक्स्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन, मतलब कि एक एनुअल कंट्रीब्यूशन जो होगा जनरल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा, और बाकी क्या करेगा, वो अपने ओन डेवलपमेंट में, जो अपना रेलवे का ओन डेवलपमेंट में है उसमें क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो 100% रेवेन्यू क्या करेगा, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कुछ एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा जनरल रेवेन्यूज में। नाउ अब देखेंगे हम एजेंसीज फॉर्मुलेशन के लिए, जो हम कुछ एजेंसीज की यहाँ पे बात करेंगे उसको आप लोग अच्छे से उनके बारे में समझिए कि वो एजेंसी क्या है, बेसिकली उनका पर्पज क्या है। सी द 4 डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द बजट। अब देखिए यहाँ पे बताएगा कि 4 ऑर्गन्स हैं बजट के फॉर्मुलेशन के लिए, बेसिकली 4 ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन को हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके और सबका पर्पज क्या है। सी अब देखिए कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है फॉर्मुलेशन में। तो जैसे बजट की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री टॉप पे, आप लोग को सब पे तो जनरल आइडिया है कि अगर कहीं भी पैसे की बात आ रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वहां पे होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज, अब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं, देखिए पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है,
It has the overall responsibility for the formulation of budget, provides the required leadership and direction. अब देखिए जो क्या होगा, ओवरऑल जो डायरेक्शन देगा वो किसके अंदर रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर रहेगा। ओवरऑल डायरेक्शन मतलब फार्मूलेशन का बजट लेके और कुछ डायरेक्शन वगैरह जो भी होगा, लीडरशिप वगैरह जो भी होगा फार्मूलेशन को लेके, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री का। नाउ कम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज, दे हैव अ डिटेल्ड नॉलेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। अब देखिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज इनके पास क्या है, नॉलेज है, इनके पास अपने स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज का नॉलेज है, तो ये भी इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड, थर्ड वन है प्लानिंग कमीशन, दी प्लानिंग कमीशन। अब देखिए प्लानिंग कमीशन क्या हुआ, रिप्लेस हो गया है नीति आयोग से, तो अब इसका काम नीति आयोग कर रहा है। तो देखिए बुक का जो एडिशन है पुराना है, इसलिए यहाँ पे प्लानिंग कमीशन है, अगर न्यू एडिशन का होता तो यहाँ पे होता नीति आयोग। ओके, डोंट बी कंफ्यूज विद प्लानिंग कमीशन है नीति आयोग। आफ्टर 2015 प्लानिंग कमीशन रीनेम एज नीति आयोग, मीन्स दैट ऑल द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर बाय द नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। See, the planning commission, it facilitates the incorporation of plan priorities in the budget. अब देखिए प्लानिंग कमीशन बेसिकली प्लान बताता है कि जो भी हम स्कीम बना रहे हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट बनाने की प्रायोरिटीज को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, और बजट उसके अकॉर्डिंग बजट को भी प्रायोरिटाइज करेगा। इन अदर वर्ड, द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिमेन इन क्लोज टच विद द प्लानिंग कमीशन इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द प्लान प्रायोरिटीज इन द बजट। अब क्या करेगा, देखो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो प्लानिंग कमीशन मतलब नीति आयोग के टच में रहेगा कि बजट प्रायोरिटीज के बारे में इनकॉर्पोरेट करते रहो। एंड फोर्थ वन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब देखिए द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारा ऑडिट का काम इन्हीं का है। ही प्रोवाइड्स द अकाउंटिंग स्किल विच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बजट। अब देखिए अकाउंटिंग, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या है, इनके पास क्या होगा, अकाउंटिंग स्किल बहुत अच्छा होगा, और ये क्या करेंगे, नेसेसरी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे फार्मूलेशन, बजट फार्मूलेशन में। क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा स्किल यही होंगे। नाउ ये तो हमारे रहे 4 ऑर्गन्स जो कि फार्मूलेशन में हमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ फार्मूलेशन। अब फार्मूलेशन जो बजट हम फार्मूलेट कर रहे हैं उसमें कितने स्टेज हैं और कैसे फार्मूलेट होते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, एक एक करके हम देखेंगे। अब देखिए इससे पूछा गया है, क्रम में पूछेगा कि एक क्रम में बताइए, ऑर्डर ऑफ फार्मूलेशन को पूछ देगा। अब इसमें देखो आपको याद करना है, सीरियली याद करना है, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन ऑफ बजट है तो एक एक अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं जैसे कि आप मान लीजिए डायरेक्ट फंड ही अलॉट कर दिए, ऐसा नहीं है। अब फंड अलॉट हो रहा है मिनिस्ट्रीज को, कैसे अलॉट हो रहा है, एक एक स्टेप में हमें जानना जरूरी है। डायरेक्ट हमें लास्ट वाला नहीं पकड़ना है, हमें इनिशियल पकड़ना है कि बजट को जो बनाएंगे हम फार्मूलेशन होगा उसका इनिशियल से लेके लास्ट तक देखेंगे, तो उसको बोला गया स्टेज। सी द वेरियस स्टेज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द बजट आर एक्सप्लेन्ड बिलो। सी फर्स्ट स्टेज जो हमारा पहला है, देखिए यहाँ पे नंबरिंग भी कर दो, आपको नंबर वाइज से याद होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेज है तो स्टेज को आप आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे आप कहीं बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप एक सीरियल में काम करते हैं ना, पहले आप स्टार्टर ऑर्डर करते हैं, स्टार्टर खाने के बाद उसके साथ कुछ अगर आप होता है तो कुछ बेवरेज वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद मेन कोर्स ऑर्डर करते हैं। तो लाइक दिस होता है ना, मतलब एक एक स्टेप में चलना है हमें, आगे डायरेक्ट नहीं पहुंचना है। सी प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स बाय ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स। सी पहला पॉइंट हमारा है प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट बाय डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, जैसा इसको आप बोल सकते हो, या तो यहाँ जो दिया है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स। अब आइए इसका मतलब क्या होता है, पहले इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले अगर बजट को फॉर्मुलेट करना है तो बजट आप देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से होगा 31 मार्च तक होगा, ठीक। तो इसका मतलब आपका 1 अप्रैल से पहले और तो सारा सब कुछ हमें काम खत्म करना पड़ेगा बजट का। तो अब ऐसा है नहीं बजट एक दिन का काम है, बजट में क्या है, सारा हर एक मिनिस्ट्रीज, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एजेंसीज का पूरे साल का ब्यौरा, कि उसने कितना खर्चा किया, कितना उसने फंड पास हुआ तो उस फंड में से उन्होंने क्या, कहाँ क्या, कैसे इन्वेस्ट किया है, सब कुछ ब्यौरा उसमें होता है। तो उसके लिए हमें क्या टाइम चाहिए, एक प्रॉपर टाइम चाहिए, ताकि लाइन एजेंसी जो हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं सारे, वो अपना ब्यौरा दे सकें। तो अब देखिए फार्मूलेशन का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, बजट का, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज का, ठीक, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज का।
सी इसको आइए आपको टेबुलर फॉर्म में समझाता हूं ताकि इजी हो। देखिए सबसे ऊपर पे आपका होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, सारी जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की होगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगा, एक सर्कुलर जारी करेगा, सर्कुलर, एक सर्कुलर जारी करेगा, सर्कुलर ऑफ फॉर्म्स जिसको बोलते हैं, कि वो जो फॉर्म्स होता है वो भेजेगा किसको, मिनिस्ट्रीज को, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को, डिपार्टमेंट्स को भेजेगा कि अपने डिपार्टमेंट के अपने भी जो भी मतलब वेरियस मिनिस्ट्रीज को भेजेगा। मिनिस्ट्रीज क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को भेजेंगी। तो आप ऐसे समझिए, सी यहाँ आपको डिपार्टमेंट से पहले मिनिस्ट्रीज करता हूँ ताकि इजी हो। मतलब कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री तो हो ही गया। तो आज एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज मतलब सारे मिनिस्ट्रीज जो होंगे उनके पास भेजेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज क्या करेंगे, डिपार्टमेंट्स को भेजेंगे। डिपार्टमेंट्स किसको करेगा, जो फील्ड या लोकल, फील्ड ऑब्लिक लोकल जो एजेंसीज होंगी, ऑफिसेस होंगे, उनको भेजेगा। तो जो हमारे यहाँ पे बोला गया है ना, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर यहीं पे रहेंगे, यही रिकॉर्ड देंगे, सारा एस्टीमेट भेजेंगे। डिसबर्सिंग ऑफिसर, अब देखिए ये तो रहा सारा प्रोसेस जो हमारा सर्कुलर भेजेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। और वो कब भेजेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री सर्कुलर, ये भेजेगा सितंबर और अक्टूबर में, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली फरवरी में होता है बजट, तो उससे 5 महीने पहले भेजेगा सर्कुलर। वो बेसिकली एक फॉर्म्स होता है, उस फॉर्म्स को फिल करके भेजना होता है रिटर्न फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तो उस फॉर्म्स में बहुत सारे कुछ डेटाज होते हैं, अभी उसको हम डिटेल में बताएंगे क्या क्या कॉलम्स होते हैं, उसको फिल करना होता है लोकल एजेंसी, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज को। तो देखिए वो जो सर्कुलर होगा, फॉर्म्स होगा, वो सितंबर या अक्टूबर में हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज को भेजेगा कि आप अपने डिपार्टमेंट का या मिनिस्ट्रीज का, एजेंसीज का हमें एस्टीमेट भेजिए, एस्टीमेट बताइए। और वैसा जरूरी नहीं कि अपकमिंग ईयर का ही एस्टीमेशन होता है, उसमें उन्होंने अपकमिंग ईयर का जो एक्सपेंडिचर है उसको मांगते हैं, और बाकी जो करंट ईयर चल रहा होता है उसका भी आप एक्सपेंडिचर दिखाइए कि अब तक आपने कितना फंड को क्या किया है, खर्चा किया है, कैसे कहाँ, उसका सारा ब्यौरा दीजिए। और फिर वो सर्कुलर क्या होगा, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को भेज देगी, डिपार्टमेंट फील्ड ऑफिसर जो कि डिस्पर्सिंग ऑफिसर को भेजेगी लोकल लेवल पे, और लोकल लेवल के ऑफिसर उसको फिल करेंगे सारा डेटा अच्छे से, देन रिटर्न कर देंगे। फिर वो किसके पास जाएगा, हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास वापस आ जाएगा। तो ये तो रहा पहला प्रोसेस, क्या, प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट बाय द ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर में ये सारा चीजें होती हैं। See, in September, October, 5 to 6 months before the commencement of the financial year, the finance ministry dispatches circular and forms to administrative ministry inviting their estimates of expenditures for the ensuing financial year. The administrative ministry in turn passed on these forms in which the estimates and other requisite information have to be filled to their local field offices, that is disbursing officer. Each such forms contains the following column. अब देखिए मैंने बताया था कि जो लोकल लेवल पे रहेंगे उनको क्या डिस्पर्सिंग ऑफिसर होगा, और जो फॉर्म्स भेजेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री उसमें क्या क्या कॉलम होंगे, बेसिकली उन्हीं को फिल करना होता है। तो देखिए क्या क्या कॉलम होंगे, एक्चुअल फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्या होगा, एक्चुअल फिगर्स, मतलब सारा सब कुछ आप एक्सपेंडिचर, एस्टीमेट एक्सपेंडिचर दीजिए, उसका फिगर दीजिए। देन सैंक्शन बजट एस्टीमेट्स फॉर द करंट ईयर, जो करंट ईयर चल रहा है, पहले तो प्रीवियस ईयर का पूरा चिट्ठा दीजिए आप, मतलब डिटेल दीजिए। देन एक्चुअल करंट ईयर जिसमें वो मतलब बजट आप बना रहे हैं, उस पहले करंट ईयर का भी आप सारा डिटेल दीजिए। देन रिवाइज एस्टीमेट ऑफ द करंट ईयर, अगर आपका कुछ कोई इफ एनी रिवाइज एस्टीमेट आपने, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि बजट कम हो जाता है, तो एक्सपेंडिचर जो होते हैं एस्टीमेट एक्सपेंडिचर को रिवाइज करके बजट बना के फिर से फंड को और अलॉट किया जाता है। अगर वैसा कुछ हुआ है कहानी, तो उसका भी आप एस्टीमेट दीजिए, रिवाइज एस्टीमेट का दीजिए करंट ईयर के लिए, वो सारा वो रहेगा कॉलम, उसको आपको फिल करना होगा। देन प्रपोज्ड एस्टीमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, अब देखिए तो बात रहा प्रीवियस, मतलब करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का। अब जो एक्सपेंडिचर देंगे, प्रपोजल देंगे नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना प्लान है, कितना स्पेंड करने का प्लान है, मतलब कितना खर्चा करने का प्लान है। फॉर द प्रपोज्ड एस्टीमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर विथ एक्सप्लेनेशन फॉर एनी इंक्रीज या डिक्रीज। अब देखिए कुछ बढ़ाया, तो पिछले साल से आप कुछ बढ़ा या घटा रहे हैं एक्सपेंडिचर, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। देन एक्चुअल्स ऑफ द करंट ईयर अवेलेबल, अब देखिए करंट ईयर में कितना फंड अवेलेबल है उसका भी आपको डिटेल देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एस्टीमेट्स। देन एक्चुअल फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, अब प्रीवियस ईयर में भी और एक्चुअल ईयर्स के जो करस्पॉन्डिंग में कितना बजट बच गया था उसका भी आपको
डिटेल देना पड़ेगा। ये सारे बेसिकली क्या है, कॉलम रहेंगे, उसको आपको फिल करना होगा अपने डिपार्टमेंट में, जो भी अपने अकाउंटिंग का जो भी रहा होगा डॉक्यूमेंट, उससे सबको आपको लिखना होगा। तो फॉर्म फिल करके आपको ऑर्डरली मैनर में फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजना होगा। देन ये तो रहा हो गया प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट्स बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज। अब देन हमारा आएगा स्क्रूटनी एंड कंसोलिडेशन ऑफ एस्टीमेट्स बाय द डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज। अब देखिए हमारे फील्ड ऑफिसर ने, फील्ड लोकल लेवल के जो डिस्बर्सिंग ऑफिसर ने सारा ब्यौरा, सारा डिटेल भेज दिया। देन अब उसके बाद क्या होगा, स्क्रूटनी हो एंड कंसोलिडेशन होगा एस्टीमेट का। जो एस्टीमेट आपने भेजा है इंसुइंग ईयर के लिए, और जो रिकॉर्ड दिया है करंट ईयर के लिए, और जो रिकॉर्ड आपने पास्ट ईयर का दिया है, उस सब का क्या होगा, स्क्रूटनी होगा और कंसोलिडेशन होगा। उस एस्टीमेट का कंसोलिडेशन होगा किसके द्वारा, बाय द डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज के द्वारा। अब देखिए आप आर्डर में मैंने बताया था ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्रीज किसको देगा, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज क्या देगा, अपने डिपार्टमेंट्स को देगा, डिपार्टमेंट्स क्या देगा, लोकल एजेंसीज को देगा। अब लोकल एजेंसीज ने अपना एस्टीमेट किसको दिया, डिपार्टमेंट्स को दिया। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस एस्टीमेट को क्या करेगा, स्क्रूटनी करेगा और कंसोलिडेट करेगा सारे अदर। अब देखिए एक ही लोकल एजेंसीज तो है नहीं, बहुत सारे लोकल एजेंसीज रहेंगे, सबका एस्टीमेट आएगा, उसको क्या करेगा, हर एक लोकल एजेंसीज के जो एस्टीमेट्स को क्या करेगा, वो स्क्रूटनी करेगा, अच्छे से जांच पड़ताल करेगा। देन उसको सारे के फंड को क्या करेगा, एक्सपेंडिचर को क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, एक बनाएगा और उसको भेजेगा अपने रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज को। सी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आफ्टर रिसीविंग द एस्टीमेट्स फ्रॉम द ड्राइंग ऑफिसर्स। अब देखिए जो हमारे ड्राइंग ऑफिसर मतलब लोकल लेवल के जो एजेंसीज होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उनका सारा एस्टीमेट जो हमारा ड्राइंग ऑफिसर भेजेगा किसको, डिपार्टमेंट्स को, अपने हेड को भेजेगा। देन हेड क्या करेगा, स्क्रूटिनाइज एंड कंसोलिडेट देम फॉर द इंटायर डिपार्टमेंट एंड सबमिट देम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। फिर उसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट होगा वो स्क्रूटिनाइज करेगा अलग अलग एजेंसीज के एस्टीमेट्स को, और फिर सारे एजेंसीज के एस्टीमेट्स को क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा और अपने मिनिस्ट्री को भेज देगा। नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री आल्सो स्क्रूटिनाइज द एस्टीमेट्स इन द लाइट्स ऑफ जनरल पॉलिसी एंड कंसोलिडेट्स देम फॉर द ऑल मिनिस्ट्रीज एंड सबमिट देम टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब देखिए अब हमारा जो मिनिस्ट्रीज होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज होगा, वो उस एस्टिमेशन को क्या करेगा, एक बार फिर से क्या करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा किसके अकॉर्डिंग, जनरल पॉलिसी की अकॉर्डिंग, कि क्या है जो हमारा एस्टिमेशन बना है, सारा पैसे खर्च हुए हैं, एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं। फिर देन क्या करेगा, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के सारे जो एस्टिमेट्स आएंगे उनको कंसोलिडेट करेगा, फिर कहाँ भेजेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज को भेजेगा। स्पेशली अब देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्रीज में किस डिवीजन को भेजेगा, किस डिवीजन को भेजेगा, बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो देखिए एक इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आता है कि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री में फॉर्मुलेशन ऑफ बजट किससे कंसर्न है, तो जो फॉर्मुलेशन ऑफ बजट कंसर्न है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो बजट फॉर्मुलेशन का जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसमें भी किसका, बजट डिवीजन का। देखिए ये पूछा गया है, एमसीक्यू है कि फॉर्मुलेशन ऑफ बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री में किस डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में बजट डिवीजन का। तो जो भी रहेगा आप अकॉर्डिंगली देख के राइट आंसर कीजिएगा। नाउ देखिए अब हमारा जो एस्टिमेशन हुआ वो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पहुंच गया। अब देखिए क्या होगा, स्क्रूटनी बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब देखिए जो हमारा बजट डिवीजन है वो क्या करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा। अलग अलग मिनिस्ट्रीज से आएंगे एस्टिमेशन हमारे, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो हमारे प्लान आएंगे, जो फोरकास्टिंग आएंगे, उसको क्या करेगा हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसको भी स्क्रूटनी करेगा। The finance ministry scrutinize the estimates received from the administrative ministries from the point of view of economic expenditure and availability of revenues। अब देखिए जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री सारे एक्सपेंडिचर, सारे जो मिनिस्ट्रीज के एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स आएंगे उनको क्या करेगा, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर अवेलेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू के पॉइंट से क्या करेगा, उसको स्क्रूटनी करेगा। देन इट्स स्क्रूटनी इज नॉमिनल इन केस ऑफ स्टैंडिंग चार्ज एंड मोर एग्जेक्टिंग इन केस ऑफ न्यू आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए क्या करेगा, एक नॉमिनल स्क्रूटनी करेगा अगर स्टैंडिंग चार्ज में है, मतलब कि एक रिपीटेटिव टाइप में है। अगर कुछ नया उसमें एस्टिमेट्स उन्होंने ऐड किया है तो उसको क्या करेगा, अच्छे से मोर एग्जैक्ट केस में क्या करेगा, स्क्रूटनी करेगा। देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर मान लीजिए उन्होंने स्क्रूटनी के दौरान कुछ कमियां पाई, उसमें कुछ फॉल्ट हुआ, तो उसको क्या होगा, फिर उसके बाद सेटल किया जाएगा। सी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इफ देयर इज
if there is a difference of opinion between the administrative ministry and finance ministry on the inclusion of a scheme in the budget estimates, the farmer can submit such estimates to the union cabinet. The decision of cabinet in this regard is final. अब देखिए, जो हमारा मान लीजिए हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज के प्रपोज्ड एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब कि कुछ न्यू प्लान के लिए उन्होंने अपना एस्टिमेशन को प्रपोज किया है कि हमें ये स्कीम के लिए इतना बजट चाहिए एक्स्ट्रा। तो ये तो रहा प्रपोज एस्टिमेशन, बट ये तो रहा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज का ओपिनियन रहा। उन्होंने अपना ओपिनियन, अपना प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्रीज को दे दिया। बट मान लीजिए अगर फाइनेंस मिनिस्ट्रीज क्या बोले, नहीं कुछ डिफरेंस हो रहा है, मतलब उसको मतलब कुछ लग रहा है नहीं मुझे पैसा पास नहीं करना है, या कुछ भी इशूज होगा, तो इशू किसके पास जाएगा? यूनियन कैबिनेट के पास जाएगा। कैबिनेट फिर देखिए, अब यूनियन कैबिनेट के पास जाएगा, कैबिनेट अगर अप्रूवल दे देगा कि नहीं सही है, ठीक है, कोई नहीं, प्रपोजल सही है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, देन क्या होगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। तो जो यूनियन कैबिनेट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, अगर ऐसा कुछ केस आ रहा है तो। फिर देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कंसोलिडेशन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज। अब कंसोलिडेशन मतलब होता है जो, देखिए एक मिनिस्ट्रीज तो रहेगा नहीं, बहुत सारे हमारे इंडिया में मिनिस्ट्रीज हैं, तो सभी मिनिस्ट्रीज का जो एस्टिमेशन होगा उसको क्या करेगा? हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसोलिडेट करेगा। आफ्टर दिस द फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसोलिडेट्स द बजट estimates on the expenditure side. Based on the estimates expenditure, the finance ministry prepares the estimates of revenue in consultation with the central board of direct tax and central board of indirect tax. It is also assisted in this regard by the income tax department and central excise and customs department. अब देखिए, अब इसमें कंसोलिडेशन में रोल आएगा आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का। क्यों? क्योंकि आपको जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज अपने एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर दिया है, तो एक्सपेंडिचर को देखने के लिए उस मिनिस्ट्रीज के हमें जो रिवेन्यू, उन्होंने क्या रिवेन्यू जनरेट किए हैं, इस सब का भी जानकारी होना जरूरी है। तो ये जानकारी कौन देगा? हमारा ये देंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट की जो भी जानकारियां जरूरी पड़ेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उसको देंगे। ये क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे कंसोलिडेशन में। इट इज आल्सो असिस्टेड इन दिस रिगार्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट। देखिए सारे डिपार्टमेंट से क्या होगा? असिस्टेंस मिलेगा। देन अप्रूवल बाय द कैबिनेट। अब देखिए, द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लेसेस द कंसोलिडेटेड बजट बिफोर द कैबिनेट। अब देखिए, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट को क्या किया? कंसोलिडेट किया। उस कंसोलिडेटेड बजट को क्या होगा? कैबिनेट के सामने प्रपोज करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री। देन कैबिनेट क्या करेगा? उसको अप्रूव करेगा। सी द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लेसेस द कंसोलिडेटेड बजट बिफोर द कैबिनेट। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, द बजट कैन प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। It must be mentioned here that the budget is a secret document and should not be leaked out before it is presented to the parliament. अब देखिए, कैबिनेट का अप्रूवल हो गया और हमारा बजट क्या है? एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट माना गया इसको, और इसको पार्लियामेंट के सामने मतलब कि पेश करने से पहले उसको मैटर लीक नहीं होना चाहिए कि क्या एस्टिमेशन है, क्या न्यू प्रोजेक्ट है, क्या फंड अलॉट करने हैं, ये सब कुछ भी जानकारी, कोई भी मैटर XYZ कोई भी मैटर हो, लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीक्रेट नेचर का है। नाउ अप्रूवल हो गया, पार्लियामेंट के सामने हमारा बजट पेश हो गया। देन आएगा चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब समझिए आप लोग। सी चार्ज एक्सपेंडिचर समझने से पहले बहुत ही जरूरी है आपको जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट्स एंड फंड्स वगैरह का कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानना आपको जरूरी है। और ये चार्ज एक्सपेंडिचर की दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर्स मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस टर्म को समझना और क्या है ये, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप लोग देखिए पढ़ रहे हैं चार्ज एक्सपेंडिचर स्टेज तो पढ़ लिए, बट इसको आप लोग डीप में समझना बहुत ही जरूरी है, और इसका रियल एग्जाम्पल देखना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा बट एग्जाम्पल आपको पता होगा तो आपको उससे कंसेप्ट निकाल लेंगे। तो आइए इसको समझाते हैं हम अच्छे से। सबसे पहले जरूरी हम समझते हैं फंड्स एंड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के फंड्स और अकाउंट कौन कौन से हैं। फंड्स एंड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो सभी लोग को जानना बहुत ही जरूरी है।
सी देखिए, पहला तो हमारा एक होता है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। देन आप लोगों को पता है हमारा एक कंटीजेंसी फंड होता है। आप लोगों को सब पता है, बट उसको मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को फिर से चीजें क्या रिमेंबर हो जाए। कंटीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया। और देन एक होता है आपका अकाउंट होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये तो हमारे रहे इंडिया के फंड्स एंड अकाउंट। बेसिकली यहाँ पे पैसे ही होंगे, ऐसा नहीं अकाउंट है तो बस अकाउंट है। अकाउंट मतलब यहाँ पैसे की बात हुई, कहाँ कहाँ पैसा होता है गवर्नमेंट का। सी, अब एक एक को करके देखते हैं क्या है। देखिए, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जो हमारा ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड ऑफ इंडिया है। एफडीआई में लिख दे रहा हूँ तो फंड ऑफ इंडिया, इसको समझिएगा, फंड ऑफ इंडिया है। और इसमें क्या होता है, ऑल रिवेन्यू एंड लोन, जो लोन लेता है गवर्नमेंट, सब इसी में जाता है, इसी फंड में जाता है। और इसका अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हम पोजीशन देखें तो आर्टिकल आर्टिकल 266 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, सब फैक्ट है, कुछ भी पूछ सकता है। आप लोग सब लोग अच्छे से पढ़िए। जो देखे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में बताया गया है इसके बारे में। तो क्या है, देखिए बेसिकली जो हमारे गवर्नमेंट के सारे रिवेन्यूज होंगे, रिवेन्यू मतलब इनकम होंगे, और जो लोन होगा, लोन रेज्ड वगैरह होगा, डिपॉजिट वगैरह होगा, सब इसी फंड में जाएंगे। और जो आर्टिकल है इससे रिलेटेड वो है हमारा 266 क्लॉज 1। ये तो रहा हमारा फंड के बारे में। अब इसके सोर्स देखिए, सोर्स कहाँ कहाँ से इसमें पैसे आएंगे। तो अगर सोर्स की बात करें, सोर्स ऑफ मनी, तो टैक्स होगा, टैक्स रिवेन्यू। टैक्स में आपका हो जाएगा, टैक्स रिवेन्यू में आपका इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सब कुछ आ जाएगा। सी, इनकम, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, ये सब आपके टैक्स रिवेन्यू हो गए। सेकेंड आ जाएगा नॉन टैक्स। और नॉन टैक्स रिवेन्यू आपको पता है, हमारे जो फीस वगैरह होंगे, फी होंगे और फाइन्स वगैरह होंगे, सब क्या होंगे, नॉन टैक्स रिवेन्यू है। देन हमारा जो गवर्नमेंट का लोन्स वगैरह होंगे, गवर्नमेंट लोन, जो गवर्नमेंट लोन लेती है वो लोन हो गए। देन और जो गवर्नमेंट लोन दिया होता है उसके कुछ रिकवरीज जो आते हैं उनके, वो भी इसी फंड में जाता है। तो ये सब बेसिकली क्या है, सोर्स हैं। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होंगे, इसी सोर्स से पैसे आएंगे। अब ये तो रहे पैसे। देखिए, हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, गवर्नमेंट लोन, लोन रिकवरीज, इस इतने सोर्स से तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या हुए, पैसे डिपॉजिट हुए, पैसे आ गए। अब ये पैसे आ गए तो अब इसमें जो चार्ज होगा, मतलब इसमें एक्सपेंड कैसे होगा, कैसे कैसे ये पैसा हमें खर्च करना है, तो वो देखते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें इस फंड से, तो क्या क्या एक्सपेंडिचर होगा हमारा, देखिए, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरीज वगैरह होगी, सब इसी फंड से जाता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो डिफेंस में जाते हैं पैसे, इसी से जाएंगे। वेलफेयर स्कीम के लिए जो सारा पैसा जाएगा, इसी से जाएगा। इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट वगैरह दिए जाते हैं, लोगों को होता है ना एफडी वगैरह, तो उसमें इंटरेस्ट दिए जाते हैं, तो सब यहीं से जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। और जो नॉर्मल ऑपरेशन, गवर्नमेंट के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर वगैरह लगते हैं, वो ये तो रहे सोर्स, मतलब एक्सपेंडिचर, सोर्स से पैसे आ गए, वो ये है आपके कुछ पॉइंट जिसमें हमें इस फंड से पैसे खर्च होंगे।
अब इसमें जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर हमें पैसे खर्चा करना है, एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू पॉइंट भी है, इस फंड को खर्चा करने के लिए हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हो पॉइंट, नो मनी कैन बी विड्रॉल विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि इस फंड से अगर हमें पैसे निकालना है तो हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। तो ये तरह हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसका आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कंटीजेंसी, मतलब कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए, जैसे नेचुरल क्लैमिटीज वगैरह हो गया, डिजास्टर हो गया, इसके लिए जो पैसे चाहिए उसको बोला जाता है। मतलब इस सब को सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ से आएगा, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से आएगा। सी, अभी इसका पहले मतलब समझते हैं। देखिए, यूज फॉर इमरजेंसी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर होगा। और जो आर्टिकल इससे डील करेगा वो है आर्टिकल 267 क्लॉज 1। तो सब देखिए, मैं पॉइंट वाइज आपको लिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से मगअप कर लीजिए। अब कंट्रोल्ड बाई, इसको कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। ये फंड को कंट्रोल हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, कंटीजेंसी फंड को। अब इसका अगर सोर्स की बात करें कि इसमें अब कंटीजेंसी फंड में पैसा कहाँ से आएगा, तो देखिए इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड फंड बोलते हैं, इम्प्रेस्ड फंड। अब देखिए, इम्प्रेस्ड फंड का मतलब होता है कि देखिए कंसोलिडेटेड फंड से ही इसमें पैसा आएगा, पीरियोडिकली कंसोलिडेटेड फंड से इसमें पैसा आएगा, इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग बेसिस पे, तो उसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड फंड। और ये पैसा खर्च कहाँ होगा, जैसे एग्जांपल अगर उसको आप देखोगे इसके कहाँ कहाँ खर्च होगा, तो नेचुरल डिजास्टर वगैरह होगा, वॉर इमरजेंसी होगा, अर्जेंट रिलीफ वगैरह के लिए होगा। तो ये सब क्या है आपके, ये सब फील्ड है, यहाँ पे हमारा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का पैसा खर्चा होगा। अब अगर इसकी बात करें, इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए, देखिए इसमें चाहिए, बट बाद में, पहले तो जो सिचुएशन है उसको टैकल किया जाएगा, उससे पैसे निकाल के, तो उसमें क्या होगा, अप्रूवल चाहिए, बट लेटर, बाद में चाहिए, लेटर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, अब देखिए इमरजेंसी फंड है, तो इमरजेंसी में हम पार्लियामेंट की बैठक तो बैठाएंगे नहीं कि बैठक बैठाए सब लोग उस पर वोट दे पैसा ग्रांट करे, ऐसा होगा नहीं। पहले हम जो अनफोर्सिन सिचुएशन है उसको टैकल करेंगे, देन वी विल डिस्कस ऑन अप्रूवल ऑफ दिस फंड। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेटर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट रिक्वायर्ड। बट हम अगर कंसोलिडेटेड फंड से कोई चार्ज हो रहा है तो क्या होगा, पहले प्रायर अप्रूवल चाहिए। ये तो रहा हमारा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नाउ सी द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। सी, नेक्स्ट हमारा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। देखिए, ये भी बेसिकली क्या है, यहाँ भी फंड ही होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही फंड होता है, बट इस सब में बेसिकली सब में डिफरेंस देखिए, सब में पैसे हैं, सब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पैसा है, बट इसमें फंड में पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा खर्च कहाँ कहाँ किया जा रहा है, बेसिकली यही डिफरेंस है, इसको सबको अलग अलग नाम दिया गया है सब फंड ही, और सारे फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक लोगों का है। ये भी देखिए हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिया का फंड है, बट इसमें जो पैसे का जो सोर्स है वो कहीं और मतलब स्पेसिफिक है, और जो इसमें चार्ज होगा, मतलब जो इसमें से एक्सपेंड होगा, पैसे हम लेंगे, उसका भी पर्पज डिफाइन है पहले से, और इसको कौन सैंक्शन कर सकता है वो भी डिसाइड है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये किसके अंडर रहेगा, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहेगा। तो बेसिकली है तो गवर्नमेंट का ही फंड, बट कंट्रोल देखिए, कंट्रोल कौन कर रहा है, पार्लियामेंट। कंसोलिडेटेड फंड को पार्लियामेंट, कंटीजेंसी फंड को प्रेसिडेंट। अब आया हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एक कौन सा फंड है, गवर्नमेंट का है, जो पैसे मतलब ट्रस्ट में रखे जाते हैं, जैसे कुछ प्रोविडेंट फंड से पैसे आए,
सेविंग से आए, पोस्टल से आए, पैसे सबसे पैसे जो आएगा वो जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएगा, और उसमें क्या होगा, एक ट्रस्ट क्रिएट रहेगा कि हमारा एक बैंक है, एक प्रकार से हमारा पैसा रखा है। सी, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन ट्रस्ट, मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब विश्वास पे, इज केप्ट इन दिस अकाउंट। अब देखिए इसको इंटरेस्ट क्यों बोला गया, इंटरेस्ट मतलब जैसे आप लोग एफडी कराते हैं, नॉर्मल पीपुल सिटीजन क्या है अपना एफडी कराते हैं, तो एफडी कहाँ जाता है, तो जो हमारा एफडी का पैसा होगा, सेविंग्स होगा, वो सारा जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो एक प्रकार से ट्रस्ट के ऊपर ही तो दे हमें, मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट है, और उसको हम ट्रस्ट के ऊपर अपना पैसा वहां पे क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट इसी पैसों को अपना यूटिलाइज करेगा, फिर जब तुम्हें जरूरत होगा तो आपको देगा। सी, अब ये जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो इससे जो आर्टिकल रिलेट करेगा, जो इसको आर्टिकल क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, वो है आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2, और हमारा कंसोलिडेटेड फंड का क्या था, क्लॉज 1 था, 266 क्लॉज 1, और वहीं पे कंटीजेंसी फंड का क्या है, 267। अब देखेंगे सोर्स, सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से इसमें पैसे आएंगे। तो देखिए पहला आपका होगा एफडी, प्रोविडेंट फंड, सेविंग, सेविंग के पैसे जो आते हैं, पोस्टल सेविंग, पोस्टल सेविंग में जो आप लोग पोस्ट ऑफिस में पैसे डालते हो, डिपॉजिट, जो सारे डिपॉजिट होंगे, जुडिशियल डिपॉजिट, ये सब क्या है, सोर्स हैं, ये सब सोर्स से क्या होंगे, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पैसे आएंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस ध्यान रखने का, अब देखिए आपका पैसा क्या है, एफडी आपका है, सेविंग आपका है, तो ये क्या है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रस्ट पे दे रहे हो, जो बैंक समझ रहे हो, तो इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं जरूरत है, क्योंकि आप एज ए बैंक को पैसा दे रहे हो। सो पार्लियामेंट अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। ये तो रहा हमारा फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो गए। अब देखिए जो आप पॉइंट आया है आपका, चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इसमें इसको समझते हैं पहले। देखिए दो टर्म्स हैं जो यूज किए गए हैं उसमें। तो पहला हमारा है चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए पहले अब इसको समझते हैं, चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज मतलब लगाया गया है किसके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, मतलब चार्ज लगाया गया है, मतलब कि चार्ज मतलब उसमें से पैसा निकलेगा। तो अब क्या है, पहले इसको मीनिंग इसका समझते हैं। देखिए आप लोग को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको बजट से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हो रही हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, हमारे कंट्री में को इफेक्टिव रन के लिए जो भी प्रोसेस हैं सब, वो सबको आपको अच्छे से बारीकी से समझना होगा। एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझिए, एज पीपुल ऑफ इंडिया, तो आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है बेसिकली फाइनेंशियल से रिलेटेड, अभी क्योंकि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े, वैसे तो सारा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो दैट यू हैव अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बिकॉज आपको चलाना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। इनकेस आप मान लीजिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होगा, तब ना आप किसी से डिबेट कर सकते हो, किसी अपना ओपिनियन रख सकते हो। अदरवाइज क्या हो गया, आप कोई कुछ बताएगा आप उसको एक्सेप्ट करके बैठ जाओगे। अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, आर्ग्यू करोगे, अपना ओपिनियन दोगे, अदरवाइज तो बने रहोगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला। तो देखिए चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का इसका मतलब क्या होता है, पहले तो सी, मतलब ये क्या होता है कि जो ऑटोमेटिकली जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, उस पर क्या हो, ऑटोमेटिकली चार्ज लग जाए, और इसके लिए हमारा लोकसभा को वोट की जरूरत नहीं होती। ओनली क्या होगा, पार्लियामेंट का डिस्कशन का जरूरत होगा कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा है, इसमें पैसे देना है, तो क्या होगा, ओनली डिस्कशन होगा, बट लोकसभा का क्या होगा, वोट नहीं चाहिए। सी,
दिस एक्सपेंडिचर, बेसिकली क्या है, जो पैसे चार्ज हो रहे हैं, मतलब कि पैसे लग रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, दिस एक्सपेंडिचर और ऑटोमेटिकली चार्ज ऑन एंड नॉट कोटेड बाई लोकसभा। ओनली क्या होंगे, दे कैन ओनली बी डिस्कस्ड। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो इसको करता है हमारा आर्टिकल 112 क्लॉज 3, इसको डील करेगा। चार्ज अपान जो भी चार्ज लगेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, वो आर्टिकल 112 क्लॉज 3 में मेंशन है। अब देखते हैं इसका कुछ फीचर्स, देखते हैं फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स है, बस देखिए अभी आपको सब थ्योरी पर है, अभी एग्जांपल जैसे दूंगा कि एग्जांपल है तो आप लोग को बहुत आइडिया लग जाएगा। अच्छा ये फंड वहां से आता है तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा। बट फीचर्स देखिए, क्या जो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड पे लगेंगे वो क्या होंगे, मैंडेटरी नेचर के होंगे, कि उनको तो एक्सपेंडिचर वो तो होना ही होना है, उसको हम कर्टेल नहीं कर सकते। तो पहला मैंडेटरी देखिए क्या है, मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है, मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है ये। सेकेंड है नॉट वोटिंग इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में इसका वोट नहीं होगा। ओनली डिस्कशन होगा। ये तो हम आपके रखे फीचर्स। अब देखिए, अब मेन बात आ गई एग्जाम्पल। अब आपको समझ में आएगा क्या क्या चार्ज एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया पे लगता है। एग्जाम्पल्स देखिए, सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए प्रेसिडेंट की सैलरी क्या है, देना ही देना है, मैंडेटरी नेचर का है, तो क्या है यहाँ पे देखिए मैंडेटरी हुआ। और एग्जाम्पल हुआ आपका प्रेसिडेंट का सैलरी, सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड सैलरी ऑफ कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग की सैलरी, और यूपीएससी के सारा एक्सपेंस जो होगा, और जो पब्लिक डेप्ट के जो इंटरेस्ट देना होता है वो इससे लगता है। ये सब क्या है देखिए, आपका चार्ज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, चार्ज एक्सपेंडिचर है, चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे आपका चार्ज लगेंगे ये सब। जो सैलरी, प्रेसिडेंट का सैलरी, जज का सैलरी, कैग का सैलरी, यूपीएससी का जो एक्सपेंस आएगा, और पब्लिक डेप्ट के जो इंटरेस्ट देगा, ये सब हमारे क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाएंगे। और इनमें पार्लियामेंट का वोट की जरूरत नहीं होती, ओनली डिस्कशन की जरूरत होती है। तो हो गए हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए दोनों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही हो रहे हैं, बट अलग अलग है। एक तो चार्ज लगाया जा रहा है, एक एक्सपेंडिचर मेड हो रहा है, बनाया जा रहा है। सी देखिए, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऐसे लिख दो सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में आप लोग समझ जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सी, इसका मीनिंग समझते हैं क्या है, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है कि अब देखिए हमारी जो गवर्नमेंट के सारा एक्सपेंडिचर है, अदर देन दिस, जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, हमारे कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर क्या होगा, पेड होगा। दिस इंक्लूड ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स
अब देखिए जो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा अदर देन दिस, मतलब कि कंसोलिडेट चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाले जो चीज़ें हैं एग्जांपल, उसके अदर देन जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आएगा वो किससे होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मेड होगा। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, चार्ज उसमें बनाया जा रहा है तो इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ जो चार्ज बनेंगे वो क्या होंगे, उसका अप्रूवल रिक्वायरमेंट होगा इसमें। अप्रूवल बाई पार्लियामेंट। नाउ सी द फीचर्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम दिस। सी फीचर्स क्या क्या है, जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसमें देखो क्या है, वो था मैंडेटरी था, ये क्या है, जनरल है, जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स यूजुअली वोटेड बाई लोकसभा। रिक्वायर अप्रोप्रिएशन एक्ट। अब इसके लिए अप्रोप्रिएशन एक्ट का रिक्वायरमेंट होगा। नाउ सी द एग्जांपल्स, ताकि आपको आइडिया लगे रियल में। अब देखिए हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है ना, डिफेंस के लिए सारे स्कीम में जो आते हैं, जो डिफेंस के ऊपर खर्चा किया जाता है उसको बोला जाता है चार्ज मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सी डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, वेलफेयर स्कीम के लिए सारा जो पैसा आएगा, मिनिस्ट्री एक्सपेंस, सारे जो मिनिस्ट्रीज के एक्सपेंस है उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो जो सारे पैसा आएंगे वो सब मेड होंगे। गवर्नमेंट सैलरी, जो गवर्नमेंट के सैलरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट जजेज, ऑल द सैलरीज मेंशन्ड इन चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अदर देन जो सारे सैलरीज होंगे वो होंगे चार्ज मेड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये तो रहा हमारा सारा एग्जाम्पल रहा। आई होप आप लोग को अब आइडिया लग गया होगा कि चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड चार्ज मेड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया को आइडिया लग गया होगा आप लोगों को क्या होता है बेसिकली इसमें। सी अगर हम देखें तो क्या है, बोथ आर पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट चार्ज एक्सपेंडिचर नॉट वोटेड। जो हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर होगा नॉट वोटेड होगा, अदर और जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा मेड एक्सपेंडिचर जो कि मेड होगा वो क्या होगा, वोटेड बाय द लोकसभा होगा। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ कम टू द जो हमारे पॉइंट्स है उस पर आते हैं। देखिए हमें यही पॉइंट पढ़ रहे थे ना कि फार्मूलेशन ऑफ बजट में हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो है चार्ज एक्सपेंडिचर। अब चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। सी द एस्टिमेट्स ऑफ बजट एज फाइनलाइज बाई फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर प्रेजेंटेशन टू द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। देखिए जो हमारा अगर जो हमारा बजट का फाउंडेशन अगर अप्रूव हो जाता है कैबिनेट के बाद, तो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करता है, उसको फाइनलाइज करता है, तो उसमें वो चार्ज दिखाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर प्रेजेंटेशन टू द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब उसमें जो हमारा पार्लियामेंट में पेश करेंगे, प्रपोज करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो जो बना रहेगा हमारा फार्मूलेशन रहेगा बजट का, उसमें दो टाइप के एक्सपेंडिचर दिखाया जाएगा। कौन कौन से, द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर्स मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दोनों टाइप का मैंने बता दिया। ये सारा एक्सपेंडिचर जो होने वाला है अपकमिंग ईयर में वो सब मेंशन होगा हमारा बजट में, फार्मूलेशन ऑफ बजट में। द चार्ज एक्सपेंडिचर इज नॉन
ओटेबल, देखिए आपको पता होगा कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर है नॉन ओटेबल बाय द पार्लियामेंट, दैट इज इट कैन ओनली बी डिस्कस बाय द पार्लियामेंट। मैंने आपको बता दिया। वाइल द अदर टाइप, जो कि हमारा मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का है, वो है वाइल द अदर टाइप हैज टू बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट। द लिस्ट ऑफ द चार्ज एक्सपेंडिचर इज एज फॉलो। अब देखिए यहाँ पे कुछ बताए गए हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बता दिया। चार्ज एक्सपेंडिचर में जैसे है द इमोलूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिसेस। अब देखिए मैंने बताया था सैलरीज, प्रेसिडेंट का सैलरीज और उसको ऑफिस के चलाने के लिए जो अदर एक्सपेंस होंगे वो होगा। द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल। देखिए सब यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताया है। और द सैलरीज एंड अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द पेंशन ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट विच एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू एनी एरिया इंक्लूडेड द इंडियन टेरिटरी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिया, आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, द सैलरीज अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी पे बताया था मैंने जो एक्सपेंस आएंगे। The administrative expenses of the Supreme Court Office of the Comptroller and Auditor General of India, Union Public Service Commission, including salaries, allowance and pension of the person serving in these offices। देखिए सब कुछ मैंने बता दिया है, एक एक चीज बता दिया है अच्छे से। देखिए सब क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे यहाँ पे रहे तो सारे देखिए सब क्या है, सारा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। आप लोग एक बार गो थ्रू बुक्स होइए और ज़्यादा मैक्सिमम एग्जाम्पल के लिए। तो ये तो रहा हमारा फार्मूलेशन ऑफ बजट। बजट क्या हुआ, फार्मूलेट हो गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट कर दिया, वहां से बजट अब पास हो गया। अब बजट का फार्मूलेशन हो गया, मतलब कि बजट बन गया। अब उसका इनेक्टमेंट कैसे होगा, इनेक्टमेंट ऑफ बजट, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बहुत बोर हो जाओगे। तो छोटे छोटे स्टेप में मैं हर एक चीज़ को बताऊंगा। तो अभी आप लोगों ने बजट का क्या फार्मूलेशन देखा, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका बजट का इनेक्टमेंट देखेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, देन फॉलोड बाई अकाउंटिंग एंड ऑडिट ऑफ बजट। तो हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर में हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर देंगे। देखिए हमारा वीडियो लेक्चर इसलिए बहुत ज़्यादा जा रहा है कि हम एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जो दिए हैं विथ एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। और आप लोग क्या हो, अगर कहीं भी डिस्कशन हो रहा है, कहीं 4 लोगों के बीच में आप बैठे हैं, कहीं इस बजट की बात चल रही है, तो आप उनको सिस्टमैटिक तरीके से विथ एग्जाम्पल बता सके कि कैसे क्या होता है। एक मतलब किसी को आप व्यू, एक रियल व्यू क्या करें, आप उसको दिखा सके कैसे आपका बजट बनाया जाता है। तो आप 4 लोगों के बीच में अगर आप बजट के बारे में पूरा अगर ऐसा बता दिए तो सबको लगेगा कि आपको पूरा रियल देखे हैं बजट कैसे बनाया जाता है, आप वहाँ प्रेजेंट रहे हैं, रियल सिचुएशन को आप फेस किए हैं। अगर जिस हिसाब से मैंने बताया, अगर उस हिसाब से आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं विथ एग्जाम्पल को लेके, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा, मतलब सामने वालों को, कि आपका डीप नॉलेज कितना है, एनालिटिकल नॉलेज आपका कितना है, इमेजिनेशन पावर आपका कितना है, आपने थ्योरी पढ़ के रियल चीज़ें इमेजिन कैसे किया है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनेक्टमेंट ऑफ बजट को पढ़ाएंगे। तो अभी आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए, और टाइम मिले तो आप अपना जो फॉर्म तो आ ही गया उसको फिल कर लीजिएगा। थैंक यू।